So class, we were doing British agrarian policies and आपको पता है एग्रेरियन का मतलब क्या होता है? एग्रेरियन का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड. सो वी आर डूइंग ब्रिटिश लैंड कल्टिवेटिंग पॉलिसीज. सो वी हैड डन टिल ओवर हियर. नाउ वी हैड टू स्टार्ट ऑल अलोंग. वी हैड डन दिस ऑल्सो कि उनका मेन एम क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी बना सके. सिंस लैंड रेवेन्यू वॉज दी सोर्स, मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू वॉज दी मेन सोर्स ऑफ इनकम. इट्स टाइमली कलेक्शन वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी. उसको और उसका टाइमली कलेक्शन हो वो बहुत ज़रूरी था कंपनी के लिए. When Warren Hastings was the Governor General, the company gave the right to collect revenue from an area to the highest bidder. जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तब कंपनी ने ये राइट दे दिया, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एक एरिया से टू द हाईएस्ट बिडर. हाईएस्ट बिडर का मतलब जो सबसे बड़ी बिड लगाएगा. जो जैसे ऑक्शंस होते हैं तो सामान उसी को ही बिकता है जो सबसे हाईएस्ट बिड लगाता है, जो सबसे हाईएस्ट रेट बता पाता है, तो उसी को ही मिलता है. तो ऐसे ही एक राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू का भी बिड लगा था. तो उसमें जो हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा, उसको राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिल जाएगा. बट दिस सिस्टम फेल्ड एज बिड्स वर मेड फॉर एन अमाउंट मच मोर दैन वॉट द लैंड कुड एक्चुअली प्रोड्यूस. पर ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि जो बिड्स लगती थी वो ऐसे अमाउंट की लगती थी जो वो लैंड दे नहीं सकता था. तो मतलब अगर लैंड से आपको सपोज 10 रुपीज़ मिल रहे हैं उस लैंड के प्रोड्यूस से, आप अगर कलेक्ट करते हो वो उस लैंड का रेवेन्यू, तो आपको 10 रुपीज़ मिल रहे. दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके. तो आपको 10 रुपीज़ मिल रहे हैं. पर जो आप जब बिड लगाते हो, जब आपको वो राइट खरीदने के लिए आप जब जाते हो, जब वो बिड लगानी होती है, तब वो स्टार्ट ही 15-20 से होता है. तो आप तो नुकसान में चले जाओगे. तो इसीलिए ज़्यादा लोग बिड लगाते नहीं थे और इसीलिए वजह से ये सिस्टम फेल हो गया. क्योंकि जो बिड्स लगती थी वो बहुत बड़ी अमाउंट की थी और जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो लैंड इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता था और उससे ज़्यादा की बिड्स लगती थी. सो द कंपनी नेवर गॉट द फुल अमाउंट. द बिडिंग अमाउंट ऑल्सो वेरीड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. जो बिडिंग की अमाउंट होती थी वो भी एक साल से दूसरे साल तक वेरी करती थी, मतलब डिफरेंस थी. रिजल्टिंग इन एन इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर द कंपनी. तो इसी वजह से एक इंस्टेबिलिटी हो रही थी इनकम में कंपनी के लिए ना. उसके बाद कंपनी ने सम चेंजेस लाई, बहुत कुछ चेंजेस लाई इसमें रेवेन्यू कलेक्शन में. दे इंट्रोड्यूस 3 न्यू कलेक्शन सिस्टम. उसने 3 नए कलेक्शन सिस्टम्स बनाए. एक था द परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था द महलवारी सिस्टम और तीसरा था द रियोटवारी सिस्टम. सो हाईएस्ट बिडर वाले के फेलियर के बाद उसने 3 नए सेटलमेंट्स बनाए, सिस्टम बनाए रेवेन्यू कलेक्शन के. वो थे, एक था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था महलवारी सिस्टम और तीसरा था रियोटवारी सिस्टम. बिफोर वी स्टार्ट विद द 3 न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च करे थे, वी विल डू द न्यू वर्ड्स क्योंकि यही आगे काम आएंगे. व्हाट इज़ लैंड रेवेन्यू? वी ऑल नो रेवेन्यू पेड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नोन एज लैंड रेवेन्यू. ज़मींदार, अ लैंडलॉर्ड हु कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. तो जो लैंडलॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट करता था फ्रॉम peasants on behalf of the Britishers was called a zamindar. Mortgage, an agreement in which a borrower leaves all his rights on something with the moneylender until he pays all his debts. गिरवी रखना इसको बोलते हैं हिंदी में.
जिसमें एक अग्रीमेंट हो जाता है, जिसमें जो बोरोअर है, जो बोरो करता है, वो अपने सारे राइट्स को छोड़ देता है जो उसकी अपनी चीज़ पर, और मनी लेंडर जिससे उसके बदले में वो उससे पैसे लेता है, वो उसके पास वो अपना सामान छोड़ देता है until he pays all his debt। जब तक वो अपनी सारी डेट नहीं ले सकता, वो अपनी चीज़ गिरवी रखता है मनी लेंडर के पास। नाउ कमिंग टू कैश क्रॉप्स, क्रॉप्स सोन फॉर कमर्शियल पर्पस। अब कमर्शियल पर्पस के लिए जो क्रॉप्स, जो खेती बाड़ी होती है, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। नाउ कमिंग टू इंडिगो, इंडिगो इज़ अ प्लांट फ्रॉम विच a natural dye for cloth is obtained। नाउ इंडिगो एक ऐसा प्लांट था जो बहुत फ़ायदेमंद था, जिसकी खेती बाड़ी बहुत फ़ायदेमंद थी ब्रिटिशर्स को, पर जो फार्मर्स थे उनके लिए बहुत डिसएडवांटेज पे था इंडिगो का उगाना, क्योंकि जब अगर आप इंडिगो उगाते हो तो जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इंडिगो उगाने से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती थी इंडिगो उगाने में। नाउ वी विल स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी वांटेड टू हैव अ रेगुलर इनकम थ्रू लैंड रेवेन्यू। अब कंपनी को एक रेगुलर इनकम चाहिए थी लैंड रेवेन्यू से। सो द कंपनी फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार ऑन अ परमानेंट बेसिस। अब आप ये समझ लो कि हम जो ब्रिटिश रूल अभी हमने करा था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द प्रीवियस चैप्टर, हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम उसी टाइम का पढ़ रहे हैं। तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज नेम्स दैट यू हैव स्टडीड बिफोर। वी आर डूइंग द ईयर 1793, और अगर आप प्रीवियस चैप्टर में देखोगे तो 1793 वॉज समवेयर इन बिटवीन ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर एंड ऑल दैट। So the company fixed the land revenue of Bengal and Bihar on a permanent basis। तो कंपनी ने बिहार और बंगाल पे लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया परमानेंट बेसिस पर। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। 1793 में ये इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस। किसने इंट्रोड्यूस करी थी परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवेलिस में इन द ईयर 1793, एंड केम टू बी नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि वो परमानेंटली फिक्स कर दिए गए थे लैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार। इट्स मेन फीचर्स वर एज फॉलोज। अब इसके फीचर्स क्या थे? द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एन एरिया वॉज फिक्सड परमानेंटली विद नो स्कोप ऑफ अ रिविजन लेटर। अब जो रेवेन्यू था इन एरियाज़ का, बंगाल और बिहार का, वो फिक्स कर दिया गया था कि उसमें बाद में कोई भी रिवीजन नहीं होगा, मतलब या ना आप बढ़ा सकते हो ना आप कम कर सकते थे रेवेन्यू वहाँ का। द लोकल ज़मींदार वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। अभी हमने ज़मींदार का भी मतलब करा, जो ब्रिटिशर्स के ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिशर्स हु यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स इज नोन एज द ज़मींदार। तो ज़मींदार कलेक्ट करता था रेवेन्यू पीजेंट से, और हर साल ही हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट बाय अ सर्टेन डेट, और हर साल उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को एक सर्टेन डेट पर। इफ़ ही वॉज एबल टू कलेक्ट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ही कुड कीप द सरप्लस अमाउंट। अब जब रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था, जो ज़मींदार जो कलेक्ट करता था उससे जितना पैसा लेना था वो फिक्स कर दिया गया था, तो हर साल वो उतना पैसा ज़मींदार ब्रिटिशर्स को दे देता। पर अगर ज़मींदार ज़्यादा पैसे ले लेता है पीजेंट से, ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता है पीजेंट से, जो फिक्स्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा, तो जो वो कलेक्ट करता है वो अपने पास रख सकता था। तो ज़मींदार वर ऑल्सो नॉट लीनियंट टूवर्ड्स द पीजेंट्स, वो भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहते थे, क्योंकि जितना वो ज़्यादा लेंगे उतना ही वो अपने पास रख पाएगा। बट इफ़ ही कुड नॉट पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट ही वुड लूज हिज ज़मींदारी राइट्स। और स्टिपुलेटेड मतलब जो फिक्स्ड अमाउंट जो ब्रिटिशर्स ने करा है, अगर वो नहीं दे पाया ज़मींदार, तो वो अपने ज़मींदारी के राइट्स खो बैठेगा।
द लैंड देन वुड बी गिवन टू अनदर ज़मींदार, और वो जो लैंड है वो किसी और ज़मींदार को दे दिया जाएगा. सो दीज आर द टू मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. और इसमें भी काफ़ी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली. वी विल डू till here only and start with the permanent settlement, the next paragraph, in the next video. And if you have any doubts, you are free to ask.